बिसाजी माँ ने जानको जी के हमशक्ल विट्ठल थोरात को उज्जैन लाकर उसे सारी जगहों से परिचित करवाता है। माधवराव पेशवा को नाना फडणवीस जानको जी के जिंदा होने की अफवाह से अवगत करवाता है, जिस पर माधवराव यकीन न करते हुए निजाम पर हमले की तैयारी के बारे में पूछते हैं और पड़ाव का गुप्त रूप से मुआयना करने का आदेश देते हैं। नाना आदेश के अनुसार गुप्त रूप से पड़ाव का मुआयना करता है। जब पेशवा अपने काका रघुनाथ राव से लश्कर की तैयारी और सैनिकों की संख्या के बारे में पूछते हैं तो रघुनाथ राव इसे अपना अपमान समझकर गुस्से में खेमे से उठकर चले जाते हैं। जब रघुनाथ राव माधवराव की माता और अपनी भावज गोपिकाबाई से इस बात की शिकायत करते हैं तो गोपिकाबाई माधवराव को समझा देने का न सिर्फ वादा करती हैं बल्कि उनको भोजन की दावत देकर उनका गुस्सा शांत कर देती हैं। आनंदीबाई की जासूस दुर्गा जब इस मुलाकात की खबर आनंदीबाई को देती है तो रघुनाथ राव के घर पहुंचने पर आनंदीबाई उन्हें छेड़ते हुए उनकी खूब खबर लेती हैं। उधर महाज जी जब होलकर जी से मिलते हैं तो वो महाज जी को पहली चौथ वसूल करने पर उन्हें बधाई देते हुए दूसरी चौथ वसूल करने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। महाज जी अहिल्याबाई का कर्ज जल्द चुका देने का वादा करते हैं। जब पेशवा माधवराव की मुलाकात पांडोबा अत्रे से होती है तो वो महाज जी के साथ की जाने वाली ज्यादती को सुधारने का वादा करते हैं और उन्हें घुड़सवारी के मुकाबले में शरीक होने के लिए पुणे आने की दावत देते हैं। महाज जी रंजनगढ़ के राणा से चौथ वसूल करने के लिए शहर की नाकाबंदी कर देते हैं और किले पर तोपों से लगातार गोले बरसाते हैं। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राणा अपने बचाव के लिए महाज जी से सुलह कर लेने का फैसला करते हैं। क्या आप सरदार महाजी सिंधिया से मिलने जाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं। प्रजा तो भूखों मर ही रही है। अब सेना के भी भूखों मरने की नौबत आ गई है। मैं सुलह करने नहीं जा रहा, समय खरीदने और सौदा करने जा रहा हूं। और यह सौदा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि सौदेबाजी वो होती है कि लेनदार दरवाजे से चला भी जाए और ज्यादा देना भी ना पड़े। लेकिन आप करेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि महाजी फिर आ जाए। कहते हैं बिल्ली ने शेर को सब दांव सिखाए, सिर्फ एक दांव नहीं सिखाया था, और वो दांव मेरे पास है। शेर के पास ताकत होती है लेकिन बिल्ली के पास चालाकी। इसीलिए बिल्ली के एक नहीं पूरे 9 जन्म होते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आइए। बैठिए। आप चौथ लेने नहीं, सजा देने आए हैं। अगर हम कहें कि याद दिलाने आए हैं कि जो फर्ज पूरा नहीं करता वो दोस्त नहीं रहता, और जो दोस्त नहीं रहता वो एक कदम लेता है और दुश्मनी के खाने में जा खड़ा होता है। राजपूताने पर चढ़ाई, ये बात राजपूतों को बताने के लिए की गई है। राणा जी, बात राजपूत, जाट या मराठों की नहीं है।
उन समझौतों की है जो हम लोगों ने किया था दोस्त बने रहने के लिए। लेकिन पानीपत के बाद पूरे हिंदुस्तान ने उनका पालन करना बंद कर दिया है। क्या यह सच्चाई नहीं? ये हम मानते हैं। तो फिर यह क्यों नहीं मानते कि हम यहां याद दिलाने आए हैं कि पानीपत महज एक इत्तेफाक था, पेशवा राज्य का अंत नहीं। आज भी दोस्त बने रह सकते हैं हम, अगर दोस्ती की शर्तें निभाई जाएं कि अमन रखने और अमन से रहने के लिए चौथ यानी मालगुजारी का 1/4 हिस्सा दिया जाए। हमें मंजूर है, मगर जो भगवान को मंजूर नहीं वो नहीं जानना चाहेंगे आप? क्या? हमारे राज्य में खेती बरखा से होती है और बरखा भगवान के हाथों में है। पहले सूखा और इस बार इतनी बरखा भेज दी कि बाढ़ आ गई। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप चौथ कम लें, यानी कि 15 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख लें। नहीं, ये तो बहुत कम हुआ। हम 5 लाख कम कर सकते हैं। आप 10 लाख दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसकी 2 किस्तें कर दीजिए। तो पहली किश्त आपको फौरन अदा करनी पड़ेगी। जरूर, लेकिन आपको रानी साहिबा की एक विनती स्वीकार करनी होगी। आप पहले उनके हाथ का बना भोजन करेंगे, फिर चौथ लेंगे। ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। अब आज्ञा दीजिए। महल में जिनकी चलती है उनसे तो आज्ञा ले लीजिए। आइए। आइए महारानी, महाजी जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। राखी बांधती, पर आप सेनापति हैं, न जाने कब लड़ने चले आए, इसीलिए आपको नहीं आपकी धर्मपत्नी को अपनी धर्म बहन बना रही हूँ। ये सुहाग का जोड़ा और सिंदूर है, उसे लगा दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे अपनी बहन बना ले और ओढ़नी भेज दे। जी, आपका स्नेह और आपका आदेश दोनों पहुंचा दूंगा। महारानी जी, आप मुझे भाई नहीं बना रही हैं, इसके राखी बांध दीजिए। ये मेरा भाई है राणे खान। इसका एक बैल है, पहले उसकी रास खींचा करता था, आजकल मेरी खींचे रखता है। इसके बांध दीजिए, मैं भी बंधा रहूंगा। रानी खां, मैं आपको बांध दूं? आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी तावीज बनवा लूंगा और यहां बांध लूंगा। खुदावंद करीम की रहमत और आपकी बरकत हमेशा मेरे साथ रहेगी। रानी साहिबा, दुआ कीजिएगा मेरी नजरें हमेशा आपके सामने झुकी रहे, इज्जत से, ना कि शर्मिंदगी से। रख दो, ये पूरे 5 लाख हैं, हमारी चौथ की पहली किस्त। आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद। राणा से कह दें कि दूसरी किस्त वादे के मुताबिक 6 महीने के बाद जरूर अदा कर दें। बैलगाड़ियां हिफाजत से ले चलो।
खूबसूरत है ना? तुम्हें ये सब पसंद है ना? जी। देखिए, आप आए, जीत कर आए, इतना कुछ लेकर आए हैं। अब चलिए ना, मंसूर शाह बाबा के दर्शन कराएं। जमुना, मुझे पहले कर्ज लौटाने इंदौर जाना है, वहां से पुणे जाना है पेशवा जी से मिलने। अब पहले बीड़ जाऊं, 10 दिनों का रास्ता है, वहां से लौट कर आऊं और फिर पुणे जाऊं। आपको बीड़ जाना है और पुणे जाने से पहले। क्यों? अब क्या हो गया? पिछली बार भी पानीपत से लौटे तो पीछे थे और सूबेदारी छीनने की खबर पहले पहुंची थी। इस बार भी फिर ऐसी ही खबर आई है। आपको मंसूर शाह बाबा के पास जरूर जाना है। लेकिन खबर क्या है? खबर फैली है कि हाँ हाँ, जानकू जी जिंदा है। क्या? जानकू जी जिंदा है? हाँ। ये खबर तुमने कहां से सुनी? जिंदा है तो कहां है? किसने कहा तुम्हें? हम क्या बताएं? हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मां साहब ने भी नहीं देखा। लेकिन है तो घर तो आना था। वो जरूर आते, अगर जिंदा होते तो। क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है छलिया है कोई, या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर कोई षड्यंत्र है, एक साजिश। साजिश? जागीर ना देने की, आपको सूबेदार ना बनने देने की। हम पर तो ग्रह है। पानीपत गए, घायल हुए, घर आए, सूबेदारी गई, अब चौथ लेकर आए हैं तो ये अफवाह फैली है। हमारा दिल धड़क रहा है। आप हमारे मंसूर शाह बाबा के पास जरूर चलिए। हमने उनसे कहा था
कि हम आपको लेकर आएंगे, वही कष्ट निवारण करेंगे। जमुना, ये कष्ट नहीं है। अगर जानको जी जिंदा है तो हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है, और अगर नहीं है तो हमें किस बात का डर। झूठ के पांव नहीं होते जमुना। मुझे 2 बड़े काम करने हैं। अहिल्याबाई का कर्ज अदा करना है और फिर पुणे जाकर चौथ जमा करानी है। तुम्हारे पीर बाबा के पास कैसे जा सकता हूं? वो रास्ते में भी तो नहीं पड़ते। तुम ऐसी डरी निगाहों से क्यों देख रही हो? तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पूजा, जितने पुण्य तुमने कमाए हैं सब मेरे साथ हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ चलिए, हमें हिम्मत नहीं है। आपकी तरह सब कुछ सहने का कलेजा भी तो नहीं है। हमें कुछ गलत दिख रहा है। बीड़ चलिए, मंसूर शाह बाबा के पास चलिए। डरो मत, अपने सारे डर मुझे दे दो और मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने खतरों से खेलना सीख लिया है और डर से जीतना भी सीख लिया है। पर हमने नहीं सीखा। तो सीख लो। एक वहम के लिए मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। निजाम ने हमारे बहुत से इलाके ले लिए हैं। चौथ जमा करवाने के बहाने अगर मैं पुणे गया तो हो सकता है मुझे लश्कर में शामिल होने के लिए कह दिया जाए। इसीलिए और कुछ ना सही, निजाम से जो लड़ाई छिड़ गई है उसे देखते हुए मुझे जाने दो जमुना, मुझे जाने दो। हाँ। बस। क्यों जिंगिया महाराज जी, खुश हुए? तबीयत बहाल हुई? हाँ भैया, आज तो बड़े मेहरबान है, बड़ी जल्दी गर्दन हिला दी। अपना मामला है ना इसलिए। हाँ क्यों नंदी महाराज? सुभान तेरी कुदरत, क्या फटाफट जवाब आ रहे हैं महाराज। फिर हमारी भी एक बात का जवाब दीजिए। बिना बुलाए जो हम पुणे जाने की सोच रहे हैं, जाएं कि नहीं? हाँ? अरे क्या हुआ? सोच रहे हैं, सोच कर जवाब देंगे। ए महाराज, सोचने के लिए मैं ही काफी हूं। आप ये बीमारी ना लगाइए। बस इतना बताइए कि जाएं कि नहीं जाएं। महाराज, कितने जोर से नाम में सर हिला दिया, अब आप ना जाइएगा। तो फिर क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तुम्हारी और तुम्हारे जिंगिया की बात सुनकर? ना ना, हमारी ना सुनिए, एक काम और है। अंदर जाइए, भाभी सरकार की सुनिए। क्यों हमारी और जिंगिया की बेसुरी सुनने यहां चले आए? देखिए, आवाज है ना बेसुरी महाराज। अरे मेरा बेटा। ये तो बहुत सुंदर है। नहीं, दूसरा दिखाओ। ये तो और भी सुंदर है। तीसरा। वाह, क्या बात है। हाँ? आप तो बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हैं। गजब ढाने की ये तैयारियां किस लिए? ये गरीब मराठा तो वैसे ही मारा हुआ है तुम्हारा। हटो। हटो ना। माँ जी। अब माँ साहब। कहाँ है? कौन? अरे माँ साहब। मुझे क्या पता, अंदर होंगी। पर तुमने तो अभी कहा था कि। कहा होगा, तुम जबरदस्ती जो कर रहे थे
अच्छा, पर ये तो मेरा हक है। अरे लेकिन सुनो, सुनो ना। अच्छा बाबा, कहो। ये लीजिए दुपट्टा, भिजवा दीजिए। पर किसे भिजवाऊं मैं? तभी कहते हैं मर्दों पे एतबार ना करो, रिश्ते जोड़ लेते हैं, निभाते नहीं। अरे बाबा, पर किससे रिश्ता निभाऊं? राणा जी की पत्नी से। चौथ लेकर आए थे तो मेरे लिए वहां से सुहाग का जोड़ा ले आए थे। हाँ हाँ। उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया, बदले में मुझे भी उन्हें कुछ भेजना होगा ना। ये भिजवाइएगा राणे भाई के हाथों। बहुत अच्छा किया, मैं तो भूल ही गया था। मैं कह रही थी ना, तुम पुरुषों को रिश्ते निभाने नहीं आते। अगले साल वो चौथ नहीं देंगे और तुम फौज लेकर उन पर चढ़ाई कर दोगे, मगर हम स्त्रियों को तुम्हारी खैर मनानी पड़ती है और इसीलिए हम ये रिश्ते निभाती हैं। जब आगरा और अजमेर का सूबेदार बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें अपना सफीर, वो क्या कहते हैं, हाँ, राजदूत बनाऊंगा। माँ जी से चांदी की थाली ले लीजिए और राणे भाई के हाथों रानी को ये दुपट्टा और ये जेवर भिजवा दीजिए। ठीक है भाई, भिजवा दूंगा। भाई सरकार, सेनापति महाजी सिंधिया आए हैं। महाजी सिंधिया? जी भाई सरकार। उनसे कहना कि वो हरकुबाई से मिल ले, मैं पूजा करके आती हूँ। जी भाई सरकार। आओ बैठो। आइए। अब हाथ कैसा है? मुझसे ज्यादा विशेष तो मेरा ये हाथ हो गया है। हर कोई इसी की कुशल पूछता है। कुशल पूछनी भी चाहिए। क्षत्रिय के लिए उसका बाजू और उसका घोड़ा यही तो है जो उसे कीर्ति दिलाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं बाई सरकार। होलकर महाराज की चिट्ठियों से पता चलता रहा कि तुमने सूर्यगढ़ में क्या क्या कारनामे किए हैं। अब ये कोई नहीं कह सकेगा कि तुम राणोजी सिंधिया के वारिस नहीं हो। यह सब आप ही की कृपा है बाई सरकार। अगर मल्हार काका ने सलाह और साथ न दिया होता, अहिल्याबाई और आपने धन न दिया होता, तो मैं वहां खड़ा ना होता जहां आज हूं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारे होलकर काका के स्वर्गवासी बेटे खांडेराव की मैं सगी मां ना सही, लेकिन हूं तो उसी परिवार की। जो सलूक तुम्हारे साथ तुम्हारे मल्हार काका और अहिल्याबाई करती हैं, मैं भी वही कर रही हूं। तुम जानते हो ये धन मैंने तुम्हें क्यों दिया है? तुम्हारी मां साहेब चिमनाबाई सरकार ने जिस हिम्मत से पेशवा का मुकाबला किया,
मुझे लगा तुम उनके बेटे हो जो उनका और हमारा झंडा हमेशा ऊंचा करोगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं बाई सरकार। आपका कर्ज जो आपने मुझे दिया था वो वापस करने आया हूं। होलकर महाराज ने मुझे नाम के सिवा इतना कुछ दिया है कि मैं संभाल नहीं पाती। देखो ना, तुम्हें थोड़ा सा देकर कुछ हल्की हुई और तुम वही बोझ मुझ पे फिर चढ़ाना चाहते हो। पर ये तो कर्ज है आपका। चढ़ा रहने दो। तुम सूरज की तरह चमकोगे, चढ़ोगे, लड़ाइयां जीतोगे और मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जीत में मेरा भी कुछ लगा है। कहीं मेरा भी नाम आ जाए इसी बहाने। 5 लाख दे के बहुत महंगा सौदा नहीं किया है। हम औरतों की यही तो खूबी है, सौदा करती है तो बहुत महंगा। अपने काका होलकर जी महाराज से पूछ के तो देखो। नमस्कार अहिल्याबाई। नमस्कार, बैठिए। आप बैठिए। आपके घाव का निशान गया कि नहीं? जी अभी थोड़ा सा रह गया है। हमारी बैद जी की दवा से घाव का निशान जाता रहता है, उसे लगाइए, निशान जाता रहेगा। कल बुलवाऊंगी। निशान रहने दीजिए अहिल्याबाई, याद दिलाता रहेगा। और फिर निशान कब तक मिटाएंगे आप? एक घाव ठीक होगा तो दूसरा लग जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा। न जाने और कितने घाव लगेंगे, कितने घाव लगेंगे। अब तो नकली जानको जी का भी निशान लगा होगा। अगर जानको जी जिंदा है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं अहिल्याबाई। लेकिन अगर यह सच नहीं है तो? यह सच नहीं है। यह आप कैसे कह सकती हैं? जानको जी के जीवित होने की अफवाह सुनकर आपके होलकर काका ने नजीब खां को चिट्ठी लिखी थी कि वो इस बारे में कुछ जानते हो तो बताएं। बरखुरदा खां के एक सिपाही ने नजीब खां को जो बताया वो उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा था? जानको जी बरखुरदा खां की कैद में थे। रोज वो अपने अंजाम का इंतजार करते थे। एक दिन बरखुरदा खां का एक सरदार उनके पास आया और बोला, उंजारा बिकानेन। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा कब्र खोदा जा रहा है, तुम्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। तुम्हारा मुल्क का लोग गद्दार तुम्हारे बारे में शाह को खबर किया। तुमको दफन नहीं किया तो हमारा सालार दफन होगा, इसलिए तुम्हें दफन किया जाएगा। हमारा सालार मजबूर है।
और एक अफवाह यह है कि उन्हें जिंदा काट दिया गया था। जॉन कोची मराठा वीरता के एक नमूना थे। अगर वे जीवित है तो मैं उन्हें सीने से लगा लूंगा, और अगर कोई नकली है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन काका ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इससे आपका कोई फायदा नहीं होता। नजीब खां की चिट्ठी को पेशवा के दरबार में सबूत नहीं माना जाएगा। हाँ, सही बात है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह अफवाह क्यों और कैसे फैली कि जान कोची जिंदा है। हो सकता है ये अफवाह इसलिए फैलाई गई हो कि आपका मामला पेशवा जी के दरबार में जाए भी तो उसका फैसला न हो पाए। अब तो सूबेदारी सरंजाम अपने बल पर लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात सिंधिया सेनापति वाली। अब ये बताइए कैसे आना हुआ? अहिल्याबाई, आपने जितना दिया है उतना तो कभी उतार नहीं सकूंगा, पर ये हुंडियों के रुपए लौटाने आया था। तो जल्दी क्या है? आपको शायद और लश्कर की जरूरत पड़े। अब कितना लश्कर है आपके पास? अब तो करीब 10,000 है। अभी नहीं जा रहे, पर बाद में जब भी पुणे जाएं तो 15,000 का लश्कर लेके जाइएगा। जीत के बाद बहुत से मराठे अब आपके साथ जाना चाहेंगे। हमारे मालवे के पिंडारी पठान भी हैं, लड़ाई पर ले जाते हैं तो हम उन्हें चाराना रोज देते हैं। उन्हें भी शामिल कर सकते हैं, उनके पास घोड़े भी अच्छे हैं। देखते जाइएगा। लेकिन लश्कर बड़ा होता है तो खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। रास्ता है, मैं बताती हूँ। जो रुपया आप मुझे लौटाने आए थे, अभी लश्कर पर खर्च कीजिए। जब पुणे से सरंजाम और सूबेदारी लेकर आएंगे तो लौटा दीजिए। अच्छा, ये बताइए, आपने वचन लिखे? आपने कहा था कुछ लिखे हैं, तुम दीजिए। लिखे तो हैं पर पता नहीं कैसे हैं। ब्याज में मिले हैं, अच्छे ही होंगे। और फिर जब अच्छा गाते हैं तो बुरा क्यों लिखेंगे? एक छोटी सी भेंट और है। इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है। जोहरी कहता था बहुत पुरानी है, किसी महारानी की है जो कृष्ण भक्त थी। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी।
हरकू, मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या? आपकी? मैं नहीं चाहता कि महाजी पुणे जाएं। लेकिन महाजी को तो पेशवा माधवराव जी ने बुलाया है, और वो भी लश्कर के साथ। तभी तो चाहता हूं कि वो पुणे न जाएं। माधवराव के साथ खड़े होने का मतलब है रघुनाथ राव से खुली दुश्मनी मोल लेना। अगर ऐसा हुआ तो वो महाजी को सूबेदार नहीं बनने देंगे। 5 साल तक पेशवाई का काम उन्हीं के हाथ में है। तो क्या आप भी पुणे नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगा, इसीलिए नहीं चाहता कि महाजी जाएं। अगर दोनों जाएंगे तो मुझे भी माधवराव का समर्थक समझ लिया जाएगा। रघुनाथ राव मेरी सूबेदारी का खरीदा जो उसके पास है मुझे नहीं देगा। तो क्या आप महाजी को बता के नहीं जाएंगे? नहीं, चुपचाप जाऊंगा। इस वक्त महाजी का पुणे जाना ठीक नहीं। बाद में पता चल गया तो? इस घड़ी समय का सांप फन उठाए खड़ा है। उन्हें और मुझे दोनों को डस सकता है। बाद में सरक कर कहीं और चला जाएगा। मैं सूबेदार बन गया तो महाजी की मदद कर सकूंगा। हरकू, मैं जानता हूं तुम्हें महाजी से कितना स्नेह है। मुझे भी है। मैं उनसे कोई छल नहीं कर रहा, ना ही कभी कर सकता हूं। मैं उन लोगों से कर रहा हूं जिन लोगों ने महाजी के साथ छल किया है। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी। पुणे खुद चौथ लेकर गया तो मुझसे पूछा जा सकता है कि मैंने चौथ क्यों वसूल की, जबकि हमारी सूबेदारी जब्त है। लेकिन अगर अंबाजी इंगले के हाथ चौथ चली जाए और वो खजाने में जमा हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी और आगे का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन जब खुद श्रीमंत पेशवा जी ने आपको बुलाया है और कहा है कि वे... अहिल्या, कहा जरूर है, लेकिन यह भी तो कहा है कि कुछ कर नहीं सकते। मैं पुणे जाऊं, मेरी बात और है। मेरी सूबेदारी का तो बस खरीदा रुका हुआ है। लेकिन जब तुम्हारा मामला दरबार में उठा, रोक दिया गया। बरोबर, काका साहब सही कहते हैं। मेरा वहां ना जाना ही ठीक होगा। मैं नहीं जाऊंगा। यह फैसला मेरा है और मेरे हक में है। प्रणाम काका।